हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे अपना गुडविल वैल्यूएशन का तीसरा मेथड विच इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेटा ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को अमूमन मिल जाते हैं। सो अगर बेटा हम ना देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर बात करें, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट के अंदर बोलते ना हम ये देख पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर कि जो हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जो हमारे बिजनेस का या यू कैन से एवरेज प्रॉफिट होता है, वो जब ज़्यादा हो जाता है किससे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उस केस में हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट अराइज हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप यहाँ देखो कि मान लो अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं और हमें उस पार्टनरशिप फर्म से नॉर्मली नेचुरली जो प्रॉफिट कमाना चाहिए था वो कितना कमाना चाहिए था, 10,000। पर जब हमने बेटा बिजनेस किया मार्केट में, ठीक है, अपने कस्टमर को जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, एफर्ट करा, तो हमें पता चला कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल या जो एवरेज प्रॉफिट है वो 12,000 हो गया। तो आप खुद सोचिए ना कि जब हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट जो था, अगर हम नॉर्मली अगर अपना बिजनेस चलाते तो हमें कितना कमाना चाहिए था, 10,000, पर हमने कितना कमाया, 12,000। सो ये जो डिफरेंस अराइज हुआ है बोलते ना 2,000 के प्रॉफिट का, इसी को ना हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे अराइज हुआ, ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमारे बिजनेस ने मार्केट में एफर्ट किया होगा, कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे बनाए होंगे, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं ना अच्छे से प्रोवाइड करा होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा होगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमने अपने बोलते हैं ना कस्टमर्स को दिया होगा, ब्रांड इमेज अच्छी करी होगी, जिसकी वजह से ना हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट अराइज होता है और इसी सुपर प्रॉफिट को बेस लेके ना बेटा हम अपने बिजनेस के गुडविल फाइंड आउट करते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो सुपर प्रॉफिट का अगर मतलब देखें तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस। यानी जब बिजनेस के एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज टिपिकली अर्नड बाय अ सिमिलर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्रीज। अब देखो, इसका मतलब क्या है, दैट इज टिपिकली अर्नड बाय द सिमिलर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है बेटा कि जब हम किसी भी बोलते हैं ना, जब हम कोई भी अपना बिजनेस चलाते हैं, कोई भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर रहकर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं शूज़ का बिजनेस करूंगा तो मैं शूज़ की इंडस्ट्री के अंदर कंसिडर किया जाऊंगा। अगर मैं मान लीजिए कार का बिजनेस करूंगा तो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कंसिडर किया जाऊंगा। अगर मैं क्लोथ का बिजनेस करूंगा तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कंसिडर किया जाऊंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम अगर किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं बेटा, तो वो हम काउंट करे जाते हैं कि हमारी अपनी एक इंडस्ट्री होगी और उस इंडस्ट्री के अंदर हम बिजनेस कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो सेम तरीके के बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा जो फर्म है मान लो, वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर आता होगा जिसमें बहुत सारे बिजनेस सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में अगर हम अदर बिजनेसेस को देखें तो वो अदर बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट करें, हमारे बिजनेस का एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं ना कि बिजनेस बोलते हैं ना इंडस्ट्री के बताए हुए नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा बोलते हैं ना अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में हमारे बिजनेस का अराइज होता है वहां पर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट जो भी इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं ना कि सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम भी उस इंडस्ट्री के अंदर है, हमें भी जैसे सारे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें भी वैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए था, पर हमने उस प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। हमारे बिजनेस का एक्चुअल या जो एवरेज प्रॉफिट है वो उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा निकल कर आया। तो उस सिनारियो में बेटा हमारा बिजनेस सुपर प्रॉफिट अर्न करता है और वो सुपर प्रॉफिट हमें अर्न होता है ड्यू टू द गुड्स कस्टमर रिलेशनशिप। हमने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए होंगे, कस्टमर को एक अच्छा क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ बोलते हैं ना मनी प्रोडक्ट हमने उनको प्रोवाइड किया होगा, जिससे कि हमारा बोलते हैं ना बिजनेस का जो प्रॉफिट है बोलते हैं ना कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा राइज हो रहा है और ऐसे में हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट वहाँ पर निकल कर आ रहा है। बोलो, बात समझ में आई? तो अगर हमें ना सुपर प्रॉफिट ढूंढना हो तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट जो हमारे बिजनेस का एक्चुअल यानी एवरेज प्रॉफिट है
उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 10,000। यानी जिस भी इंडस्ट्री में हम रह के काम कर रहे थे, उस इंडस्ट्री ने हमें बता दिया था कि अगर आप बिजनेस चलाओगे तो आप नॉर्मली कितना कमाओगे प्रॉफिट, बोलते ना 10,000 कमाओगे, पर हमने कितना कमा के दिखा दिया एक्चुअली, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000। तो इसका मतलब है हमने 2,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया। तो ये सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 12,000 एज पर माई एग्जाम्पल, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 10,000। तो यू नो कि हमारे बिजनेस ने इंडस्ट्री में रह के कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालने आता है, पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको कंसिडर करिए और उनको बोलते हैं ना कि टोटल करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट हाउ टू फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो देखो नॉर्मल प्रॉफिट ना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको बताती है। देखो बेटा, हर इंडस्ट्री का ना अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता है। जैसे हम शूज़ इंडस्ट्री की बात करें तो शूज़ इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो सारे बिजनेसेस हैं, जो ऑलरेडी वहां पर धंधा कर रहे हैं, वो कितना नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसका जो रेट होता है उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो हर इंडस्ट्री का ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है। शूज इंडस्ट्री का अलग हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अलग हो सकता है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी का अलग हो सकता है ना। हर एक इंडस्ट्री का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम ना अपनी फर्म चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं एक XYZ इंडस्ट्री के अंदर। कोई इंडस्ट्री है, मान लो शूज इंडस्ट्री ले लो, कि हम एक शूज इंडस्ट्री के अंदर रहकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो हमारी शूज इंडस्ट्री ने हमें बता दिया कि देखो भाई, यहाँ पे जो अदर बिजनेसेस है ना, वो नॉर्मली कितना कमाते हैं, 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आप भी नॉर्मली कितना कमाओगे, 10% कमाओगे। तो सोचो कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है और इसके दो ओनर है ए और बी, तो इन्होंने ना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी 1,00,000 रुपीज की। यानी इन्होंने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए लगाए, मान लो एज एन एग्जाम्पल के तौर पे। और जो ओनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, उसी को हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे, बिजनेस में कितना पैसा लगाया ओनर्स ने, 1,00,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,00,000। तो अगर हम बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, सेज ए और बी अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ए और बी को पता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमें कहती है कि हम नेचुरली कितना कमा सकते हैं, 10% कमा सकते हैं। नॉर्मली हम 10% कमा सकते हैं। तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो होगा, डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ठीक है, हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और हमारी इंडस्ट्री रिटर्न कितना बता रही है। यानी उस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी अदर बिजनेसेस हैं वो कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसका जो रेट होता है, उसका जो परसेंटेज होता है, उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इंडस्ट्री हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न बता रही है, ठीक है, क्या रेट ऑफ रिटर्न बता रही है, ठीक है। तो ये जो 10% है, इट इज नथिंग बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या मैं नीचे कर दूं, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा ना देखो नॉर्मल प्रॉफिट इस बात पे ही डिपेंड करता है कि हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, और हमारी इंडस्ट्री कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रही है कि हम उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडस्ट्री 10% बोल रही है तो ओनर के माइंड में भी यही होगा कि अगर हम अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं तो नेचुरली नॉर्मली हमें 10% का रिटर्न मिलेगा। तो 1,00,000 का 10% निकालेंगे, यानी 1,00,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो हमने 1,00,000 पे ना 10% यानी 10/100 बोलते ना अप्लाई किया, तो हमें पता चला कि हमारा बिजनेस नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाएगा, 10,000। पर जब हमने ना पूरे साल भर बिजनेस किया, धंधा किया, तो हमें पता चला कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल यानी एवरेज प्रॉफिट 12,000 हो गया, यानी एक्सेस हो गया। तो इसी को हम क्या देते हैं, सुपर प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आ गई, यस। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, तो आपको यहाँ पर बस ये कहना है कि सर हम ना कितना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहे हैं,
और हमारी इंडस्ट्री कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें देती है कि नॉर्मली हम कितना कमा सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जैसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाता है। तो बस एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, और इसी सुपर प्रॉफिट को बेस लेकर ना बेटा हम अपने बिजनेस की गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना बड़ा ईजी होता है बेटा। अगर हमें यहाँ पे गुडविल फाइंड करनी है तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मैं आपको प्रीवियस 2 मेथड से बताते हुए आ रहा हूँ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है। देखो गुडविल वैल्यूएशन ना हम बोलते हैं ना एनी टाइम नहीं करते रहते हैं। जब हमारे बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में, अगर बोलते हैं ना किसी भी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर अगर एग्रीमेंट क्या होता है चेंज, चाहे उसका कारण चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, है ना, पार्टनर आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हो, या अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, या किसी भी पार्टनर का अगर क्या हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो या डेथ हो रही हो, तो यानी किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज होता है, तो जिस भी दिन रेशो चेंज होता है, जिस भी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है, हम उस दिन देखते हैं कि हमारी पुरानी फर्म में जो अभी तक फर्म चलती हुई आ रही थी उसे हम ओल्ड फर्म कहते हैं। तो ओल्ड फर्म में जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए अब जब हम नई फर्म में जाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारी फर्म होगी उसको हम न्यू फर्म कहते हैं। तो पुरानी फर्म में जो हम प्रॉफिट कमाते थे सेम उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए नई फर्म में हमें कितना टाइम लग जाएगा, उस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। ये सब बातें मैं अपने प्रायर 2 मेथड्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हो तो आई थिंक सो कि आपको मेरा जो पुराना लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर है, उसको भी देख कर आना चाहिए। तो देखो जो सुपर प्रॉफिट है ना उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करो तो गुडविल आएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स लो, अगर उनमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हमने अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखा था कि एबनॉर्मल आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट करनी है, या मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, गलती हो गई, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, है ना, तो कुछ गलती हो गई, या मान लीजिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया, या मान लो कि पार्टनर को सैलरी रिम्यूनरेशन जो है देना था बट आपने अभी तक प्रॉफिट से माइनस नहीं किया। मतलब अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में किसी भी तरीके से कोई एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट कर लो, अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लो, और पास्ट ईयर के सारे प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के बाद टोटल करो और उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। अब पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो मैंने मेथड नंबर 1 यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में भी हमने 2 क्वेश्चन करे थे, तो एक क्वेश्चन में हमारी एडजस्टमेंट थी। तो आप देख कर आ सकते हो, प्रायर मेथड्स को पढ़कर आ सकते हो, देख सकते हो कि हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो जो भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको लीजिए, उन सब प्रॉफिट्स को ऐड करिए, टोटल प्रॉफिट लीजिए, डिवाइडेड बाई कर दीजिए उतने ही नंबर ऑफ ईयर से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा रहे हो, ठीक है, और इस पे मल्टीप्लाई कर दो जो इंडस्ट्री आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो वो जो बिजनेसेस हैं उस इंडस्ट्री में रह के नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका जो परसेंटेज होता है, उसका जो रेट होता है, उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का बताया हुआ जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे मल्टीप्लाई करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से, कि कितना पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इंडस्ट्री हमें क्या रिटर्न दे रही है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वहां से हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट तक सब बात ठीक है। अब मेन है कि कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है, दिया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओनर्स बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहे हैं, अगर दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकाल सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। पहला मेथड तो ये है, देखो जैसे बैलेंस शीट मैंने बना के दे दी, तो देखो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है, देखो पार्टनर्स का कैपिटल,
प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, अगर बिजनेस ने कोई प्रॉफिट या रिजर्व अगर बचा के रखा है फ्यूचर पर्पस के लिए, होता है ना कि बिजनेस को फ्यूचर के लिए प्रॉफिट्स चाहिए, फ्यूचर में पता है कि कोई अनसर्टेन एक्सपेंस आ सकता है, फ्यूचर में बिजनेस को ग्रोथ करनी हो सकती है, तो बिजनेस के पास प्रॉफिट होना चाहिए, तो बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट और रिजर्व बचा के रखे हैं, तो वो प्रॉफिट और रिजर्व जो बिजनेस ने बचा के रखे हैं वो भी आपको यहाँ लायबिलिटी साइड दिख सकते हैं। देखो कोई अगर बिजनेस ने प्रॉफिट बचा कर रखा है, सेव करके रखा है प्रॉफिट एंड रिजर्व के नाम से, तो याद रखना वो लायबिलिटी साइड इसलिए दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट ओनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए था, मालिकों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए था, वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, पर वो बिजनेस ने कैप्ट रख लिया किसके पास, अपने पास। तो बिजनेस ना ऐसे प्रॉफिट और रिजर्व को लायबिलिटी मांगती है, कहती है प्रॉफिट हमारे ओनर्स का था पर ये हमने अपने पास बचा लिया तो ये हमारी लायबिलिटी। तो पार्टनर्स का कैपिटल तो होता ही लायबिलिटी है, प्रॉफिट एंड रिजर्व जो प्रॉफिट बचाया है वो भी लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी यानी ऐसी लायबिलिटीज जो आप सेटल करेंगे 1 साल से बियॉन्ड जाकर, यानी अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जिनको सेटल करने में आपको 12 महीने से अधिक का समय लगेगा, 1 साल से अधिक का समय लगेगा, ऐसी लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। और वहीं हमारे पास होती है करंट लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जिनको हम 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर अंदर सेटल कर देंगे। तो अगर ना हम अपनी लायबिलिटी सेक्शन में पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को ऐड कर देना बेटा, तो हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है बेटा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला है पार्टनर्स कैपिटल ले लो कि पार्टनर्स का पैसा बिजनेस में कितना लगा है और बिजनेस में कितना प्रॉफिट और रिजर्व पड़ा हुआ है। अब जो प्रॉफिट और रिजर्व बिजनेस के पास पड़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं ओनर्स का ही है, ओनर्स का ही पैसा है, ओनर्स का ही प्रॉफिट है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि ओनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। अच्छा ये बात ध्यान में रखना कि जो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हैं कभी कभी ना वो डायरेक्ट नहीं दिए रहते हैं, तो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की ना क्लासिफिकेशंस है। देखो 4 तरीके के टोटल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं। एक का नाम होता है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। देखो अगर पीएनएल अकाउंट के आगे क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट का मतलब होता है ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो अगर पीएनएल में अगर इनकम का बैलेंस ज़्यादा है, आपने करंट ईयर में बहुत सारा इनकम अगर अर्न कर लिया तो करंट ईयर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में अगर बिजनेस ने करंट ईयर के प्रॉफिट में अगर कुछ पैसा सेव करा है पीएनएल के नाम से तो उसे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोल दिया जाता है। वैसे अगर बिजनेस अपना कुछ पैसा अलग से कहाँ जमा कर रहा है, जनरल रिजर्व में, तो उसे जनरल रिजर्व बोल दिया जाता है। वैसे ही अगर बिजनेस ने अपना कुछ पैसा वर्कर्स के लिए बोलते ना सेव करा है कि अगर किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग, डैमेज या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे हम उन्हें कंपनसेट कर सके, बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस या बोलते ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, तो बिजनेस ने अपना एक रिजर्व बना के रखा है विच इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे ही बिजनेस के पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बचा रखा है बिजनेस ने, क्योंकि बिजनेस को लगता है कि अगर हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो देखो बढ़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मान लो बिजनेस की वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की बढ़ रही है, ठीक है, तो वहां पर बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, डाउन हो रही है, तो वहां पे बेटा बिजनेस को नुकसान होता है। जैसे मान लो बिजनेस ने अपना पैसा कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर का प्राइस तो आए दिन बढ़ता है और घटता है। अब देखो अगर बढ़ेगा तो बिजनेस को अच्छा लगेगा, पार्टनरशिप फर्म को अच्छा लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो बिजनेस को एक तरीके से नुकसान होगा, पार्टनरशिप फर्म को एक तरीके का नुकसान होगा, और उस नुकसान का जो कारण था वो था इन्वेस्टमेंट में होने वाला फ्लक्चुएशन। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है तो ऐसे में बिजनेस को नुकसान हो सकता है, और ऐसे में नुकसान हो सकता है तो बिजनेस मेंटेन करती है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आपको ये चारों आइटम्स दिख रहे हैं ना, तो ये प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन सबको ऐड करना है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में यानी प्रॉफिट एंड रिजर्व के नाम से, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, चाहे तो आप इसे अपने नोट्स में अलग से मेंटेन भी कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना भी सकते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, पर देखो अगर मैंने क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट एंड रिजर्व नहीं दिया, जैसे पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिया, तो ऐसे में ना आपके पास दूसरा रास्ता भी है।
आप एसेट अप्रोच से भी जा सकते हो। अगर आप अपने एसेट्स का टोटल कर दो, यानी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स का टोटल कर दो, ठीक है, याद रखना नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का। वैसे आपको एसेट साइड ना कुछ अदर एसेट्स भी दिख सकते हैं, जैसे गुडविल आपको दिख सकता है। अच्छा, आपको पता है, आपने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था गुडविल चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था गुडविल दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल हम किसी दूसरे बिजनेस को जब बाय करते हैं हायर अमाउंट्स पे, जरूरत से ज़्यादा जब हम बोलते हैं ना अमाउंट देकर किसी बिजनेस को बाय करते, तो वहाँ पर गुडविल अराइज होती है। और वो गुडविल क्योंकि किसी दूसरे बिजनेस के जो हम एक्वायर कर रहे हैं, तो हम उसे परचेज गुडविल कहते हैं। अब क्योंकि इस गुडविल के लिए हम पैसे देते हैं किसी दूसरे बिजनेस को खरीदने पे, तो इसके लिए ट्रांजेक्शन होती है, तो इस परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। आपको याद है जो हम गुडविल निकाल रहे हैं, जिसके लिए पूरा लेक्चर हमारा चल रहा है, ये गुडविल हम कौन सी निकाल रहे हैं? फर्म गुडविल, जो बिजनेस की अपनी पार्टनरशिप फर्म की अपनी खुद के एफर्ट से क्रिएट करी हुई गुडविल होती है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फर्म गुडविल। उसी के लिए हमारे एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब अप्लाई होते हैं। पर ये जो गुडविल आपको यहाँ दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर, ये बिजनेस की अपने खुद के एफर्ट से अर्न करी हुई गुडविल नहीं है। ये सिंपली हमने किसी दूसरे बिजनेस को बाय करा और वहाँ से जब हमने उस बिजनेस को बाय किया तो ये गुडविल अराइज हो गई, तो ये परचेज गुडविल है। तो याद रखना ये गुडविल हमें कंसिडर नहीं करनी है जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें और जब हम अपने सारे एसेट्स को प्लस करें, तो हमें परचेज गुडविल नाम का एसेट प्लस नहीं करना। देखो, क्योंकि अगर ना हम इस गुडविल को भी कंसिडर कर देंगे ना कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो देखो हम ना अपने फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्म की गुडविल को निकालने के लिए हम यहाँ पे परचेज गुडविल को भी इंक्लूड कर देंगे। तो जब हम अपने फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं, तो हम फर्म की गुडविल तक ही सीमित रहेंगे, हमें कोई परचेज गुडविल वहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे में बेटा हम अपने बिजनेस की, अपने फर्म की गुडविल जो है वो ट्रूली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो परचेज गुडविल हम नहीं लेते। दूसरी बात जो है नेक्स्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा था, देखो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आता है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम, जब हम अपने सारे एसेट्स को ऐड करेंगे, तो उसके अंदर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? देखो, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, एक ट्रेड, एक नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने गुड्स में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक है, गुड्स खरीदते हैं ना हम, अपने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि मेरे जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, मेरे जो सप्लायर्स हैं जो हमारे बिजनेस को गुड सप्लाई करते हैं, हमने उनको एडवांस दे दिया, है ना। या मान लीजिए कि हमने उन्हें लोन दे दिया, उनको पैसों की जरूरत है तो हमने उन्हें लोन दे दिया। यानी एक तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने ही बिजनेस को अगर आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए गुड्स में, सप्लायर्स को एडवांस देकर या उनको लोन देकर, तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट ना बिजनेस के लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये व्यापार को बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना कि यूजफुल होती हैं। बट जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने किसी बैंक में एफडी कर दी, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या शेयर मार्केट में जाकर हमने किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, तो इससे ना हमारे बिजनेस के व्यापार को बढ़ाने में मदद नहीं मिलती। ठीक है, हमारे पास खाली पैसा था तो हमने कहीं मार्केट में बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे व्यापार को सीधे तौर पर बढ़ाने में हेल्प नहीं करती, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और देखो, जब हम गुडविल फाइंड करते हैं ना, तो हमें गुडविल बोलते हैं ना कि अगर फाइंड करनी है तो ऐसी एक्टिविटीज से करनी है जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो ही तो बिजनेस का रैपो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हमें ऐसी चाहिए जो व्यापार को बढ़ाए। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट चलेगा बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में अगर दिया हुआ होगा, वैसे रेयर होता है, पर अगर दिया हुआ होगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के नाम से होगा, तो इसे भी आपको कंसिडर नहीं करना। और नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरीके के कोई फिक्टिशियस एसेट दिए हो तो इनको भी कंसिडर नहीं करना। अब फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जिनका अमाउंट ह्यूज होने के कारण हम उनको अपने पीएनएल में राइट ऑफ ना कर पाए, ठीक है। यानी इन लॉसेस का अमाउंट ह्यूज होने के कारण हम इनको अपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं कर पाए, इसलिए ये ह्यूज लॉसेस टेम्पररी बेसिस के लिए
कहाँ हमारे शो हो जाते हैं, एसेट साइड पे शो हो जाते हैं। अब बिजनेस का मानना होता है कि जो हमारे ह्यूज लॉसेस हुए हैं, चाहे वो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, डेबिट का मतलब होता है बेटा अगर पीएनएल के आगे डेबिट है तो मतलब एक्सपेंस, यानी अगर करंट ईयर में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, इनकम कम, तो करंट ईयर में लॉस हो जाता है, तो उसको कहते हैं पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब अगर ये थोड़ा ह्यूज इन नेचर है तो इसको हम बोलते हैं ना राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे करंट ईयर में अपने पीएनएल से। तो बिजनेस लॉजिक देती है कि ये एक्सपेंस करने के पीछे ना हमारा कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा, प्लानिंग होगा, इसका फायदा हमें कभी ना कभी फ्यूचर में मिलेगा। तो मीनवाइल जब तक हम इस ह्यूज एक्सपेंस को, पीएनएल नाम का एक्सपेंस जो है, जब तक इसको राइट ऑफ ना कर दे तब तक हम इसे कहाँ दिखाएंगे, अपने एसेट साइड दिखाएंगे। वैसे एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ठीक है, लीगल बोलते हैं ना फीस होती है, ठीक है, या मान लो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब पहले तो हम इसे राइट ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि बिजनेस एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, पर अब तो एग्जिस्टेंस में ना, अब तो बिजनेस चल रहा है, तो ये ह्यूज एक्सपेंस होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो हम इसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो जितना अमाउंट अभी तक इसका राइट ऑफ नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया पीएनएल में, तब तक हम इसे अपना टेम्परेरी बेस के लिए कहाँ दिखाते हैं, फिक्टिशियस एसेट में दिखाते हैं। हम मानते हैं अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो हमारा बिजनेस रनिंग फेस में नहीं आता, और रनिंग फेस में नहीं आता तो आज हम प्रॉफिट ना कमा पाते और फ्यूचर में भी हम प्रॉफिट ना कमा पाते। इसलिए हम इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मीनवाइल अपने एसेट साइड दिखा देते हैं। वैसे ही हमारे पास एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। ये वो एक्सपेंस है बेटा जो हमने अपने बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए, बोलते हैं ना कि प्रमोट करने के लिए किया है। आपको पता है आए दिन बेटा बिजनेस अपने बोलते हैं ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने में बोलते हैं ना एक्सपेंस करता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें बिजनेस का बहुत खर्चा लग जाता है। बोलते हैं ना जो दिखेगा वही बिकेगा, तो आज के टाइम पे जो दिखता है वही बिकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट पे भी अपना एक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये एक ह्यूज, देखो छोटा मोटा होगा तो पीएनएल से ही बोलते हैं ना राइट ऑफ हो जाएगा, बट अगर ये ह्यूज एक्सपेंस है, मान लो आपने किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या स्पोर्ट्स पर्सन को हायर करा है अपना प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टाइज करने के लिए, तो वहाँ पे बेटा हमें मोटा पैसा देना पड़ जाता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे, पर मीन वाइल जितना अमाउंट अभी तक इसका राइट ऑफ नहीं हुआ, इसे हम टेम्परेरी बेसिस के लिए अपने एसेट साइड में एज अ फिक्टिशियस एसेट के तौर पे शो कर देते हैं। अब देखो इसको एसेट साइड इसलिए दिखा दिया, बिजनेस को लगता है आज हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर तक मिलता रहेगा। तो इसलिए ना हम इन तीनों बैलेंसेस को ना अपना फिक्टिशियस एसेट मान लेते हैं और एसेट साइड पे शो कर देते हैं। पर क्या ये ट्रूली एसेट हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, जैसे ये हमारे एसेट होते हैं, ट्रूली क्या ये हमारे ट्रूली एसेट है? नहीं। पीछे का सच बैकडोर से देखे तो है तो ये ह्यूज लॉसेस है, तो कहीं ना कहीं हम इन्हें ना झूठ मूठ के एसेट बोलते हैं। दिस इज अवर फेक एसेट, और क्योंकि ये हमारे फेक एसेट्स होते हैं इसलिए हम इन्हें फिक्टिशियस एसेट बोल देते हैं। तो गुडविल कहता है कि जब ये फेक एसेट्स है तो इनको कंसिडर ही नहीं करना। तो आप सारे एसेट ले लो, नॉन करंट, करंट, ऐसे एसेट्स जो आप लंबे समय तक बिजनेस में यूज़ करोगे, जिनका टाइम पीरियड 12 महीने से 1 साल से ऊपर का है, उन्हें कंसिडर करो। करंट एसेट, ऐसे एसेट जिनको आप बोलते हैं ना भले 1 साल के लिए यूज़ करोगे, 1 साल के बाद ये एसेट खत्म हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, है ना। तो ये करंट एसेट्स होते हैं। तो अगर नॉन करंट एसेट्स हैं जो लंबे समय तक यूज होंगे उन्हें ले लो, जो करंट एसेट है उन्हें ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर परचेज गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? यस। और फिर आप जब अपने टोटल एसेट्स ऐड करोगे, एक्सक्लूडिंग गुडविल, परचेज गुडविल, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, तो आपके आ जाएंगे टोटल एसेट्स। अब इन्हीं टोटल एसेट्स में से आपको माइनस करनी है, आपको माइनस करने हैं अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, लो मैंने ना इसको ऐसे प्लस कर दिया, आपको याद रहे। ठीक है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को प्लस करना है, और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जो हमने थर्ड पार्टीज को पे करना है इन फ्यूचर, चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, एनसीएल यानी नॉन करंट लायबिलिटी, चाहे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो यानी करंट लायबिलिटी, माइनस करना है। सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सोचो कि अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट में से जिसमें से आप गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट को कंसिडर नहीं करोगे,
तो जब आपके टोटल एसेट आएंगे तो वही आपके टोटल लाइबिलिटीज होगी। टोटल लाइबिलिटीज में से जैसे आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, जैसे आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास यही बचेगा, पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास यही पोर्शन बच जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ना दो रास्ते होते हैं, या तो आप सिंपली पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व कर दीजिए, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। या कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि सारे एसेट लीजिए बट उसमें कोई फिक्टिशियस एसेट ना हो। फिक्टिशियस एसेट के नाम आपको क्लियर हो गए, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इनको हम अपने फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, तो ये नहीं लेना, इन्हें एक्सक्लूड करना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनको भी नहीं लेना। परचेज गुडविल, इनको भी नहीं लेना। तो तब जो टोटल एसेट आते हैं, ठीक है, उसमें से, ठीक है, आपको माइनस करना है, ठीक है, इसमें ना आप ध्यान रखना, ठीक है, इसमें आपको माइनस करना है क्या, ठीक है, माइनस करना है करंट लाइबिलिटी, ठीक है, माइनस करना है करंट लाइबिलिटी, सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जितनी भी एक्सटर्नल है, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, डन। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। तो आपके पास ना दो फॉर्मूले हैं प्यारे प्यारे, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो याद रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने तरीके से निकाल लोगे? वंस अगेन दो तरीके से, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व कर दीजिए, ठीक है, और या तो आप निकाल लीजिए टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बट उसमें टोटल एसेट जब आप लेंगे तो कोई फिक्टिशियस एसेट ना हो, कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ना हो और कोई परचेज गुडविल ना हो। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे यहाँ पे गुडविल निकाल सकते हो। तो बताओ आप, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पास्ट ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट लो, उन सबका टोटल करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कि हम बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारी इंडस्ट्री हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न बता रही है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? टोटल एसेट लो, टोटल एसेट लो, उसमें बस कौन से एसेट शामिल नहीं होने चाहिए? फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और परचेज गुडविल, ठीक है। फिर जो टोटल एसेट आए उसमें से माइनस कर दो सारे के सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो, ठीक है, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो चाहे करंट लाइबिलिटीज हो, सब माइनस कर दो, ठीक है, अपने सारे एसेट्स में से, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या सिंपली आप पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व लेकर भी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो देखिए यहाँ पर आकर ना आज हमने अपना जो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे वैल्यू कर सकते हैं उसका कंसेप्ट हमने देख लिया, फॉर्मूला हमने देख लिया, सारी चीजें हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये रफ वर्क भी अगर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से अगर इसे नोट करना है कहीं तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आकर ना हमने सारे कंसेप्ट और फॉर्मूला अपने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड बेटा अपने क्वेश्चंस करेंगे और इस मेथड को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर ही अपनी क्लास ओवर करता हूँ। बाकी अगर इस पर कोई डाउट होगा तो वीडियो अपलोड होते साथ ही आप अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस के साथ। टाटा बाय बाय, सही होनारा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।